You are watching News Desk TV. I, Mohammad Shamim Hussain. One day National Conference on Innovations in Unani Medicine for Integrative Drug Development and Global Health Care, organized by Central Council for Research in Unani Medicine at Regional Research Institute of Unani Medicine, Kolkata, Ministry of Ayush, Government of India, in collaboration with Bioequivalence Study Center, Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University, Kolkata. The dignitaries saying on Friday, 8th May 226, venue at H.L. Roy Building, Jadavpur University, Kolkata. Director General, Central Council for Research in Unani Medicine, Ministry of Ayush, Government of India. यहाँ मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में आया हूँ एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एंड ग्लोबल हेल्थ केयर। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम वाइस चांसलर ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी डॉक्टर भट्टाचार्य जी जो है आए थे, उनके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हैं ताकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन CCRM और जादवपुर यूनिवर्सिटी दोनों मिलके यूनानी चिकित्सा के जो है क्षेत्र में जो है साइंटिफिकली जो है काम करें। अवेयरनेस की कमी है लोगों में, इसके लिए क्या करें? यूनानी खासतौर पर यूनानी के अब हम जो है सारे हमारे क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानें हैं जितने भी, उनको हम IEC एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो है करने के लिए बोल रहे हैं। ख़ासतौर से मरीज़ को जहाँ पे वो देख रहे हैं अपने मरीज़ के घर पे जाके जो है देखें। मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीज़ के घर के पास जाता है और इलाज वहाँ देता है। ये इसके अलावा शेड्यूल कास्ट सब प्लान एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके माध्यम से हम जहाँ पे SC पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे विज़िट करते हैं हफ्ते में 5 दिन, और वहाँ जाके जो है चिकित्सा भी देते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जितने भारत सरकार के जो है अभियान होते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है या जो है पोषण माह है, इस तरह के प्रोग्राम में भी जो है यूनानी का क्या योगदान होगा इन प्रोग्रामों में, इसके बारे में भी जो है हम अवेयरनेस जो है पब्लिक में क्रिएट कर रहे हैं। सर, बच्चों में जो ऑटिज़म के जो बीमारी होती है सर, उसका इलाज क्या यूनानी में है? इस पर जो है तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ में जो है हमने एक प्रोजेक्ट कर रखा है, वो ऑटिज़म पे ही जो है काम कर रहे हैं उस पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको क्या कॉपरेशन मिलता है? किस तरीक़ा का वो मतलब वो लोग ये करते हैं, आप लोग को करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है WHO के साथ जो है कोलैबोरेट एक्टिवली जो है कर रही है, तो उनके माध्यम से जो है वो सारे रिसर्च काउंसिल्स को भी जो है इन्वॉल्व करती है बड़े बड़े जो है कार्यक्रमों में। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज़ ऑन यूनानी मेडिसिन, जिसमें 4000 से ज़्यादा क्लासिकल टर्म्स हैं, उसको हमने स्टैंडर्डाइज़ किया है। इसी तरह बेंचमार्क्स हैं यूनानी मेडिसिन के प्रैक्टिस को लेकर या ट्रेनिंग को लेकर, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जो है विश्व भर में जहाँ भी यूनानी चिकित्सा जो है प्रैक्टिस की जा रही है, उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही जो है कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने WHO के माध्यम से आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मॉर्बिडिटी कोड्स को जो है ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 11 के साथ जो है जोड़ा है, जो पहली बार हुआ है। ये बहुत ही बड़ा जो है कारनामा है जो भारत सरकार ने WHO के माध्यम से किया है। अब इसके थ्रू जो है जितने भी मरीज़ आते हैं OPDs में, आयुष के इंस्टीट्यूशंस में, तो वो रियल टाइम में जो है अपलोड किया जाता है। तो AHMS एक सॉफ्टवेयर है, आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके माध्यम से जो है सारे OPDs में जो है रियल टाइम डेटा अपलोड किया जा रहा है। कौन सा मरीज़ आ रहा है, किस टाइप का मरीज़ आ रहा है, उसकी उम्र क्या है, ये सारे जो है डेटा जो है ऑनलाइन जो है फीड हो रहे हैं, और इससे जो है पॉलिसी मेकर के लिए जो है बहुत ही जो है कारगर साबित होगा पॉलिसी बनाने में आयुष को लेके। तो इसके अलावा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस का काम अभी शुरू हुआ है WHO के साथ, तो काफ़ी भारत सरकार जो है WHO के साथ मिल के जो है काम कर रही है।
और ये बड़ी जो है हमारे लिए बड़ी प्रसन्न की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है सपोर्ट से जो है WHO ने एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में जो है इस्टेब्लिश किया है। बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है भारत सरकार के लिए कि इस तरह का ये आउटपोस्ट WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन में कहीं भी नहीं है। तो इंडिया में तो इसका मतलब इंडिया इज़ प्लेइंग ए वेरी जो है लीडरशिप रोल एज पर एज जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन इज कंसर्न। हम ये नहीं कहते कि जो हम सारे मरीज़ जो है ठीक कर देते हैं, हर एक की अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बेस पे हम काम कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो है जो स्ट्रेंथ है वो होलिस्टिक जो है मेडिसिन है। अब देखेंगे आप जो है ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के, वो NCDs के लिए आ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आ रहे हैं, हेल्थ प्रिवेंशन के लिए आ रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए आ रहे हैं, डिजीज़ प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। तो ये कोर एरियाज़ हैं जिसमें मरीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास आ रहे हैं ज़्यादातर। तो ये एरियाज़ हमारे स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं जिस पे जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले काम कर रहे हैं। रिसर्च ऑफिसर यूनानी एंड इंचार्ज RRM कोलकाता। मैं यहाँ पे अभी 1 साल पहले ही इस इंस्टीट्यूट का भार संभाला है और जो भी एक्टिवली रिसर्चेस और हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको पब्लिक तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस चूँकि इस मकसद से ऑर्गेनाइज़ किया गया है क्योंकि हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है आजकल। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मरीज़ उसमें परेशान है, जैसे कि डायबिटीज़ मैंने जिक्र किया, कैंसर है, डिसलिपिडीमिया है, और उसके नतीजे में ये तो बीमारी होता ही होता है, उसके नतीजे में मरीज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बिगड़ जाता है और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सडन आजकल सुना होगा अपने हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है किसी का। तो ये सब इश्यूज़ जो है तो सामने रखते हुए क्यों ये हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि हमारे पास क्या अदर सिस्टम के पास भी ट्रीटमेंट नहीं है, उनके अपने लिमिटेशंस हैं। तो इस लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो पोटेंशियल है दूसरे का जो पोटेंशियल है उसको मिला के कुछ हम इस मसले का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं, इसी मकसद से ये कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया। सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में। जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ हमारे जो एक डिपार्टमेंट है बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ सेंटर, जिसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सन्मय कर्मकार। ये बहुत ही काइंड और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही इंथुजियास्टिक है रिसर्च प्रमोशन में यूनानी मेडिसिन के। तो ये जो सबसे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है RRM कोलकाता का कि ऐसे साइंटिस्ट ऐसे फैकल्टी के साथ हम लोग कोलैबोरेट करें सो दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके एक्सपर्टीज़ है उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके अपने यूनानी सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और उसके ज़रिए पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज एंड बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज इन कलकत्ता और विद इन द इंडिया कैन प्रोवाइड। आपको रिसर्च के लिए या मतलब इसमें डेवलपमेंट के लिए यूनानी मेडिसिन के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या इमदाद मिल रही है, क्या उनसे मतलब ये हो रहा है आपको? देखिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये फुल्ली फंडेड है, 100% फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, चाहे सैलरी हो, चाहे रिसर्च डेवलपमेंट हो या किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए। और चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फुल्ली फंडेड है तो हम लोग ऑथराइज़ भी नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई फ़ंड एक्वायर करें, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट से हमें लोकल फैसिलिटीज़ हासिल करने का, लोकल जो भी जैसे बिल्डिंग का इशू हुआ या लैंड अलॉटमेंट का, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो हम कोशिश करते हैं उस डायरेक्शन में। और डेफिनेटली अभी तक जो कुछ है यहाँ पे एग्जिस्टेंस उसमें कोऑपरेशन तो रहा ही होगा। सर, बंगाल में अभी कितने यूनानी मेडिकल एंड कॉलेजेस हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। बंगाल में एक कोलकाता यूनानी मेडिकल कॉलेज है, कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से, और जो भी के प्राइवेट हैं। और जो हमारा सेंटर है जो इसका नाम है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोलकाता में, ये 1979 से है। पहले ये अपने बिल्डिंग में CR एवेन्यू पे था। अभी ये चूँकि वो बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना है इसीलिए अभी हम लोग हायर्ड बिल्डिंग में है
और वहीं से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर न्यू जनरेशन को क्या परामर्श देंगे आप? न्यू जनरेशन को ये परामर्श देंगे कि यूनानी मेडिसिन चाहे ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हो, उनके तरफ आप अप्रोच करिए। जिस भी पोटेंशियल में जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उसके पास जो भी अपना बेस्ट होगा वो उनको मिलेगा। और स्टूडेंट्स से ख़ास कर ये मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, आप ये देखिए कि पूरे भारत में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और यूनानी फिजिशियन सिर्फ 50,000 है जो रजिस्टर्ड है। अब उनके लिए कितना बड़ा स्कोप है कि अगर वो बेटर सर्विसेज दे सकें तो उनको कितना बड़ा पब्लिक माने एक तरह का पेशेंट उनको मिलेगा। और इस एरिया में अगर वो करें और यूनानी सिस्टम में अगर वर्क रिसर्च और इनके थ्रू पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये एक स्कोप उनके लिए। अच्छा अयूब साहब, ये हमारे बाइक Myself, Professor Shanmoy Kormokar. I am a professor in the Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University, and I happens to be the director of Bioequivalence Study Center. The most interesting part of this type of collaboration is I am from pharmacy background, pharmacology, and truly speaking, I have no training on Unani, and I don't understand even. But we have very high-end instruments. World-class instrument at Bioequivalence Study Center, Jadavpur University, and we do good research. Now, with me is Ayub sir, who happens to be the principal of the Unani Medical College, Calcutta, and under the kind help, and I would like to appreciate the amount of financial help for research project which has been given by the Government of India through Ministry of Ayush and through Unani Council for Research on Unani Medicine, that in collaboration with the Unani Medical College, they give us the input, the background knowledge of Unani Medicine, and we put those things in our allopathic system of investigating machines and come up with data which helps in the modern documentation of Unani drug, which will definitely help in development of Unani medicine in terms of modern medicine. So this type of collaborative research is an excellent opportunity for the real development of Unani and partnership between Unani and the modern pharmaceutical technology and machine-based research. This is आप लोगों का जो यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है, अभी तक गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, उसको ग्रांट नहीं मिल रहा है। तो इस सिलसिले में आइंदा हुकूमत जो बैठ रही है उससे क्या आप लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे, ये क्या मतलब उम्मीद करेंगे या किस तरीके का प्रोसेस करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि ये रिकग्नाइज नहीं है, तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है कि विदाउट रिकग्निशन चल सके, रिकग्नाइज है। दूसरी बात यह है कि ग्रांट, हाँ प्राइवेट सेक्टर है, टोटली प्राइवेट कॉलेज है हमारा। लेकिन जहाँ तक कोई भी प्राइवेट कॉलेज जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिकग्निशन नहीं हो और यूनिवर्सिटी का रिकग्निशन नहीं होता, एफिलिएशन नहीं होता, कोई कॉलेज नहीं चलता। ग्रांट इन एडेड तो नहीं मिलते हैं? हाँ, ग्रांट इन एड का पैसा जो है वो बहुत कम मिलता है, जिस मिकदार में मिलना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस का बन चुका है उसके हिसाब से अभी बहुत लेंदी हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा बिल की ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, और न मिलने की वजह से दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इस गवर्नमेंट से हमको उम्मीद है कि आने वाले कोई भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट से उम्मीद रखना भी चाहिए, और उम्मीद है कि हो सकता है कि जैसे अदर स्टेट में गवर्नमेंट, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में 2 गवर्नमेंट कॉलेज थे, तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट का था और चौथा गवर्नमेंट कॉलेज बरेली में बन चुका है। तो उसे उम्मीद ये है कि ये इस डबल इंजन की सरकार से कि हो सकता है हमको भी रिकग्नाइज करे और फुल गवर्नमेंट कॉलेज
की हैसियत से कॉलेज को ले लें टेक ओवर कर यूनानी लें। मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि आवाम जो है वो बेदार नहीं है, तो उन्हें बेदार करने के लिए क्या क्या लाहे अमल है आप लोगों का? नहीं, बेदार करने के लिए तो इसी तरीके का कॉन्फ्रेंस है, सिम्पोजियम है, सेमिनार है, ये होता रहता है और इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यूनानी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन जब तक उसके बारे में उसके हमारा लाइफ स्टाइल नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा, लाइफ स्टाइल जब तक चेंज नहीं होगा कोई भी मेडिसिन बहुत अच्छे अंदाज में उसके ऊपर असर नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी बात आई थी, ख़ास तौर से वीसी साहब ने कहा था कि हार्ट डिजीज़ या लाइफ स्टाइल डिजीज़ में दूसरी डिजीज़ ये डायबिटिक है, तो डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ ख़ास तौर से और लीवर डिजीज़, अब जिस आदमी को इन्वेस्टिगेशन किया जाता है लीवर फंक्शन का, मालूम है कि वो फैटी लीवर है। उसकी वजह क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल, खाने और सोने और जागने का जो टाइम है वो इंतहाई बेकार और ख़राब है। चेंज हो चुका चेंज नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसलिए कि जो आदमी आफ्टर 5-6 PM वो खाना खाएगा उसका तो ठीक है, लेकिन 11 और 12 PM के बाद जो खाना खाएगा वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जब डाइजेस्ट नहीं हो सकता तो उसको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। जब उसकी नींद नहीं आएगी तो सुबह उठ नहीं सकता है। जब उठ नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कितने सारे चेंजेस हो जाएंगे इस बीच में, बीमारियों का अंबार होगा। मेन से वो क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर है। जो लोग इस पर अमल करते हैं, वो जल्दी खाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उनके ऊपर इस तरह की बीमारी नहीं है, इल्ला माशा कोई शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटीग्रेटिव ड्रग्स डेवलपमेंट के ऊपर में एंड ग्लोबल हेल्थ केयर, तो इसके बारे में कुछ ज़रा सा आप रहनुमाई कीजिए, क्या इसका की नोट है, की पॉइंट्स है? देखिए, हम पहले अपना पार्ट देखेंगे। जिस तरह पहले ये ख़ानदान दर ख़ानदान चलते आ रहा था, फिर उसको एक सिलेबस और एक अप्रूवल और काउंसिल एंड कॉलेज के तहत जो है एक कोर्स चालू हुआ। उसके बाद अब इसमें जो कमी थी वो रिसर्च की कमी थी, और इस तरह का जो आज एक्सचेंज हुआ रिसर्च, जो हमारे सिस्टम थे वो यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस जो ज़्यादा पूरी डिपार्टमेंट है ये बायोकेमिस्ट्री का, उसके साथ जो है कोरिलेट करके इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को और ज़्यादा जो है डेवलप करवाया जाए, इसलिए एक इनिशिएटिव स्टेज है। तो हम भी बोलेंगे, अभी हम लोग के भी जो BUMS का निसाब है यानी सिलेबस है, उसमें जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी भी एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का इंक्लूड किया गया है। तो पढ़ाई लिखाई और दर्शोत्तरदीस यानी रिसर्च भी ज़रूरी है। इसलिए हम हमारे स्टूडेंट को ये पैगाम देंगे कि आप अपना लोहा पूरे दुनिया को मनवाइए। आप जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, आप अपने इल्मी लियाकत और फ़नी सलाहियत को जो है जितना से ज़्यादा पॉलिश करके आप दुनिया को अपना लोहा मनवाइए। इसलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में ये है कि सभी को ये कहेंगे, आप तहकीक यानी रिसर्च, खोज और अपने नॉलेज का अपग्रेड कीजिए। इतना ही कहते हुए यूनानी मेडिसिन का थोड़ा सा मुख्तसरन आप तारीखी हवाला दें। जी, एक्चुअली इब्ने आदम के वक्त से इंसान पैदा हुआ तो उसका मर्ज भी उसके साथ आया। तो मर्ज का जो इजाला हुआ वो है तिब यानी मेडिसिन। अब ये क्या, मेडिसिन जिस जगह से गुजरा वहाँ नाम दे दिया गया। जिस तरह यूनान से गुजरा तो यूनानी हो गया, मिस्र से गुजरा तो मिस्री हो गया, चीन से गुजरा तो चीनी हो गया, हिंदुस्तान से गुजरा तो हिंदी हो गया, पर्शियन से गुजरा तो पारसी हो गया। तो ये सारे जो है माने नाम ऐसे हैं, लेकिन यही है कि ये सिस्टम जो है शुरू से इब्ने आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से अब तक कायम है और आगे भी कायम रहेगा। और जो जिससे जुड़ा हुआ है वो अपना जो है नॉलेज को अपग्रेड करे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि मेडिसिन का मतलब सेहत का इजाला करना और सेहत को बरकरार रखना। सर, हिंदुस्तान में ये कब आया? हिंदुस्तान में ये काफ़ी सदियों से आया। ये तो हिंदी तिब के साथ ये मिल के जो है अब ये यहाँ का जो समझ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो आयुष डिपार्टमेंट में यूनानी वे के हो गया है। इसका हिस्ट्री भी बहुत पुराना है, जितना मुर्गी और अंडा का है, कौन पहले आया, ये भी वही बात है। इस मंच के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस मंच के माध्यम से जितने प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, हम उनको बोलेंगे आप अपना नॉलेज अपग्रेड कीजिए, आप अपना नॉलेज अपग्रेड कीजिए, आप रिसर्च कीजिए,
आप जो है तसानीफ कीजिए, यानी बुक पब्लिश कीजिए, और आप जितना से ज़्यादा मुताला कीजिए, क्योंकि इक़रा यानी टू लर्न का कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कुछ नहीं है। ये सबका अधिकार है कि अपना पढ़ाई हासिल करें और अपने आप को तस्दीक और तहकीक के उसमें खरा उतारें। का कलकत्ता में जो सेंटर है इसमें एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, एक बार बता दें। सारे जो है नीट के थ्रू हैं, आयुष से आएंगे, जिस तरह आयुर्वेदा वाले आते हैं, यूनानी वाले आते हैं, होम्योपैथ वाले आते हैं, उससे सेम क्राइटेरिया 10+2 बायो साइंस, उसके बाद नीट क्रैक करके आते हैं वही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, उस हिसाब से आप थोड़ा बताएं कि बच्चे किस तरह से कितना आ रहे हैं इस फील्ड। नहीं, बच्चे आ भी रहे हैं। पहले तो हम लोग के कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज से लोग पीजी करते नहीं थे या पीजी में उनको चांस नहीं मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है हमारे यहाँ जो है बच्चे जो है एमडी क्रैक कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है जो जिस तरह NIUM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, उसके बाद में जो है और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, रिसर्च में जॉब पा रहे हैं, रिसर्च ऑफिसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। सर, उस तरह से क्या लगता है कि जिस तरह से एलोपैथी होम्योपैथी में जिस तरह से लोग उस तरह से क्या पेशेंट आ रहे हैं या कहीं ना कमी कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे जिस तरह पहले इसमें पढ़ाई लिखाई कम होता था, पहले पीजी नहीं था, अब इसमें PhD भी हो रहे हैं, और इसको करके आप MPH भी कर सकते हैं, आप रिसर्च के मास्टर्स भी कर सकते हैं, दूसरा मास्टर्स भी करते हैं एलाइड साइंस के हिसाब से। पहले के बनिस्बत जो कुछ नहीं था, अब डेवलपमेंट है, और अगर लड़के चाहेंगे तो उनको जो है और पढ़ के इसको और उसको तहकीक करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।